आवाज़ संगठन की आवाज़ होती है जो आप बोलते हो। तो मेरा यही था कि आप लोग सब यही बोलते हैं कि इंडिपेंडेंट सलोनी राजभरी, इंडिपेंडेंट मतलब आज़ाद। हम लोग आज़ाद है स्टूडेंट के लिए काम करने के लिए। तो मेरा ये कि इंडिपेंडेंट मेरा होने की वजह से हम न्यूट्रल रह सकते हैं, हम बायस नहीं हो सकते, हम बायस फ्री अपना डिसीजन ले सकते हैं। यूनियन हॉस्टल खुलवाना जो है वो हमारे एजेंडा में से एक है, क्योंकि अगर किसी कॉलोनी में कोई मर्डर हो जाता है या कुछ हादसा हो जाता है तो आप उस कॉलोनी को सील आप सालों तक नहीं कर सकते। एक्टिविटीज़ को इग्नोर किया जाता है जिसकी वजह से लोग अपने एनर्जी को गलत जगह पे यूटिलाइज़ करते हैं। ये सबसे बड़ा कारण है वॉयलेंस का, क्योंकि जो अगर सबके खाली दिमाग शैतान का, तो यही चीज़ हो रहा है विश्वविद्यालय में। और मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि मेरे कार्यकाल में जितना मेरे से संभव हो सके हम एक बदलाव की पहल लाना चाहेंगे। नमस्कार, मैं हूं नीरज प्रियदर्शी और आप देख रहे हैं पीपीएम टाइम्स बिहार। पटना यूनिवर्सिटी के छात्र संघ का चुनाव संपन्न हो चुका है और पटना यूनिवर्सिटी के छात्र संघ चुनाव के 107 वर्षों के इतिहास में ऐसा पहली दफा हुआ है कि सेंट्रल पैनल के 3 पदों पर लड़कियां छात्राएं निर्वाचित हुई हैं, चुनी गई हैं। आज उन्हीं निर्वाचित छात्राओं में से एक महासचिव के पद पर चुनी गई सलोनी राज हमारे साथ हैं। सलोनी राज टीम ओसामा की तरफ से समर्थित उम्मीदवार थीं, जिन्होंने अभी तक के इतिहास में महासचिव के पद पर इतनी बड़ी मार्जिन से जीत दर्ज की है जितनी बड़ी मार्जिन से आज तक कोई नहीं जीता। सलोनी राज से और टीम ओसामा के जो मेन लीडर हैं ओसामा, उनसे भी हम बात करेंगे और ये जानने समझने की कोशिश करेंगे कि यह छात्र संघ का चुनाव कैसा रहा, उनको इससे क्या सीख मिली और अब आगे क्या करने का इरादा है। आइए हम बात करते हैं सलोनी राज से और ओसामा से। सलोनी, सबसे पहले तो स्वागत है आपका, बहुत बहुत बधाई आपको। धन्यवाद। इतिहास में ऐसा पहली दफा हुआ है, सब जगह ऐसा कहा जा रहा है। सबसे पहले तो आप महासचिव के पद पर चुने गए जाने के बाद कैसा आपको लग रहा है और आपकी जो पहली प्रतिक्रिया थी, आपका जो पहला रिएक्शन था आपका, वो क्या था जब रिजल्ट पहली बार आपको पता चला? जब काउंटिंग शुरू हुआ सुबह में तो ऊपर नीचे था, क्योंकि जो पोलिंग थी हमारे विश्वविद्यालय में इलेक्शन वाले दिन वो 50 से कम ही गई। हर कॉलेजेस में पोलिंग जो थी वो 30-40% ही हुई थी। तो सुबह में थोड़ा ऊपर नीचे लग रहा था कि कुछ भी हो सकता है, क्योंकि चुनाव एक बहुत अनप्रेडिक्टेबल चीज़ है। कभी कभी बहुत बार ऐसा होता है कि आप एक ऐसे लीडर को चूज़ करके ले आते हो जो डिजर्विंग भी नहीं होते। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि चुनाव में आप गलत लीडर को भी चूज़ कर देते हो। तो चुनाव में ज़रूरी नहीं है कि हर समय एक सही लीडर ही उम्मीदवार बन के आपके सामने आ जाए। तो चुनाव बहुत अनप्रेडिक्टेबल है। तो उस दिन भी मेरे को लगा कि कुछ भी हो सकता है, लेकिन शाम में जब रिजल्ट आया और जो मार्जिन था, जीत तो हम लोग पहले भी रहते, जीत तो हमारी मेहनत से लोगों ने भी कहा था और हम लोगों को भी विश्वास था कि जीतेंगे तो हम ही इस बार। लेकिन जो मार्जिन रहा वो ऐतिहासिक हो गया। जो मार्जिन था 2500 का, जो मार्जिन है, जो हमारा जो फर्स्ट एंड सेकंड का जो मार्जिन रहा वो बहुत ऐतिहासिक था। इस मार्जिन का हम लोगों को उम्मीद नहीं था और ये सब बस हो पाया है टीम ओसामा खुर्शीद की वजह से। ये सब हो पाया, हमारे पीछे जो लोग लगे थे, मेरे पीछे जो लोग लगे थे, ये सारी मेहनत उनकी है और ये सब हो पाया पटना विश्वविद्यालय के लोगों के भरोसे की वजह से हो पाया है। क्योंकि ये जीत कि सिर्फ एक सलोनी राज की जीत नहीं है, ये जीत है पूरे हमारे टीम की, ये जीत है टीम ओसामा खुर्शीद की और ये जीत है पटना विश्वविद्यालय की। सलोनी, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि अभी वर्तमान में आप पटना यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रही हैं, तो किस संकाय में हैं और क्या आपकी पढ़ाई चल रही है, ये भी ज़रा आप हमारे दर्शकों को बता दें ताकि उन्हें आगे और आपके बारे में जानने और समझने में आसानी हो। जी, मैं 2022-25 बैच की BBA स्टूडेंट हूँ। पटना विमेंस कॉलेज से मैं BBA कर रही हूँ और मैं अभी सेमेस्टर 6 में हूँ और लगभग हमारा कॉलेज ओवर हो चुका है। और यही है कि मैं 2022 में काउंसिल मेंबर भी रह चुकी हूँ छात्र संघ की अपने कॉलेज की। और तब से लेकर आज तक हम लोगों ने स्टूडेंट लीडरशिप के फील्ड में हम लोगों ने बहुत अपना योगदान दिया है, जितना हम लोगों से हो पाए। और साथ साथ हम लोग अपने एकेडमिक्स पे भी फोकस करते हैं, क्योंकि हम लोग सब यहाँ पे स्टूडेंट ही है। तो हम लोग पढ़ाई के साथ साथ हम लोग क्रांति लाने का भी काम करते हैं। हम लोग स्टूडेंट यूनियन के लीडर भी बन चुके हैं। पहले तो हम लोग सिर्फ स्टूडेंट लीडर हुआ करते थे, लेकिन अब स्टूडेंट यूनियन के लीडर नवनिर्वाचित हो चुके हैं। तो ये है हमारा पीछे का। बड़ा अच्छा लगा आपका ये जवाब, क्रांति जो लाने की आपने बात की। हम आगे उस पर भी आपसे सवाल करेंगे। बहरहाल आपसे एक सवाल हमारा ये है कि BBA के आप स्टूडेंट हैं,
पॉलिटिक्स में ऐसा इंटरेस्ट कैसे, और आगे जो पॉलिटिक्स को आप किस तरह से आपका अप्रोच कैसा है पॉलिटिक्स को लेकर के, क्योंकि ये तो स्टूडेंट पॉलिटिक्स है, अब आगे मेन स्ट्रीम की पॉलिटिक्स होने वाली है। पटना यूनिवर्सिटी बहुत सारे, उसका एक इतिहास रहा है, उसने अद्भुत लीडर्स दिए हैं इस देश को, इस प्रदेश को। आगे क्या इरादा है, पहला तो ये सवाल कि पॉलिटिक्स में कैसे इंटरेस्ट हुआ, और दूसरा क्या पॉलिटिक्स में आगे क्या। जी देखिए, स्टूडेंट यूनियन जो यूनिवर्सिटी में जो ये चीज़ होती है, तो मैं इसे पॉलिटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखती नहीं हूँ। अगर मुझे देखना रहता तो मैं किसी पार्टी संगठन से आती, मैं टीम उसामा खुर्शीद से नहीं आती, मैं किसी संगठन को ज्वाइन करके टिकट लेके चुनाव लड़ती। लेकिन यूनिवर्सिटी में मेरा ये मानना है कि अगर आप राजनीतिक दायरा के अंदर रह के काम करते हो ना, तो आप क्रांति लाने में असमर्थ हो सकते हो, क्योंकि आप न्यूट्रल नहीं हो, आप बायस नहीं हो, आप किसी एक संगठन के तरफ से आप बोलोगे, आपकी आवाज़ संगठन की आवाज़ होती है जो आप बोलते हो। तो मेरा यही था कि आप लोग सब यही बोलते हैं कि इंडिपेंडेंट सलोनी राज बने। इंडिपेंडेंट मतलब आज़ाद, हम लोग आज़ाद है स्टूडेंट के लिए काम करने के लिए। तो वही बात हो जाती है कि हम लोगों को यूनिवर्सिटी में राजनीति ही को कम करना है, क्योंकि राजनीति के वजह से उभरता है करप्शन, करप्शन के वजह से होता है वायलेंस, और वायलेंस की वजह से हो जाता है गर्ल सेफ्टी के ऊपर सवाल। और ये सब चीज़ जो है, ये सब चीज़ का रूट कॉज यही है, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस जो हमारी यूनिवर्सिटी में है। तो इसलिए हम इंडिपेंडेंट आए हैं, इसलिए हम टीम उसामा खुर्शीद से आए हैं, क्योंकि हम लोगों को आज़ादी से विश्वविद्यालय में क्रांति लाना है, हम लोगों को आज़ादी से विश्वविद्यालय में काम करना है। और रही बात फ्यूचर में अगर इस फील्ड में हम जाना चाहेंगे तो बेशक हम पार्टी संगठन में जुड़ेंगे बेशक, लेकिन वो अभी की बात नहीं है। लेकिन मेरा ये है कि जब तक हम छात्र संघ में है, जब तक हम महासचिव पद पे है छात्र संघ के, तब तक हम निर्दलीय, तब तक हम इंडिपेंडेंटली काम करना चाहेंगे, क्योंकि हमारे संगठन में दूसरे संगठन से भी, हमारे यूनियन में दूसरे संगठन के लोग भी हैं जो दूसरे रिप्रेजेंट कर रहे हैं पार्टियों को। लेकिन मेरा ये है कि इंडिपेंडेंट मेरा होने की वजह से हम न्यूट्रल रह सकते हैं, हम बायस नहीं हो सकते, हम बायस फ्री अपना डिसीजन ले सकते हैं यूनियन में। तो ये सब एक कारण है कि इंडिपेंडेंट मेरा रहा, कि हम इंडिपेंडेंट चुनाव लड़े, क्योंकि विश्वविद्यालय में बहुत सी चीज़ें हैं जिसके ऊपर काम करना बहुत ज़रूरी है। विश्वविद्यालय में जो ये सब बढ़ती करप्शन वायलेंस आप देख रहे हैं, ये सब चीज़ यही है कि राजनीतिक दायरों की वजह से हो रहा है, और इसको कम करना है, विश्वविद्यालय को बदलना है। और ये शुरुआत हो चुकी है, लोगों का भरोसा मिल चुका है हमें, और हम लोग जल्द से जल्द इसके ऊपर काम करेंगे और बदलाव लाएंगे। अब हमारा सवाल ये कि एक तो आपने तय किया कि ठीक है हमें पॉलिटिक्स में, स्टूडेंट पॉलिटिक्स में आना है, आप जो क्रांति की आप बात कर रही हैं, हालांकि बहुत से लोगों के मन में ये भ्रांतियाँ भी हैं, या फिर बहुत से लोग इस मुगालते में भी हैं, या फिर बहुत से लोगों को ये सोचना भी है कि अब क्रांतियों का दौर नहीं रहा, अब क्रांतियाँ नहीं आ सकती। तो हमारा एक सवाल तो ये भी होगा कि क्या क्रांति संभव है, और वो क्रांति होगी तो कैसी क्रांति होगी आपके नज़रिए से, आपके दृष्टिकोण से, आपके पर्सपेक्टिव से। लेकिन उसके पहले पॉलिटिक्स में आकर, स्टूडेंट पॉलिटिक्स में आकर आपका ये तय करना कि मैं टीम उसामा के साथ, मैं उसामा खुर्शीद की लीडरशिप में मैं चुनाव लड़ूंगी, ये कैसे तय किया? ये था कि मैं क्योंकि आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस थे, बहुत सारी पार्टियों को आप हो सकता है आप अप्रोच करती, हो सकता है उनकी तरफ से आपको मिलता भी ऑफर, लेकिन आपने तय किया कि मैं टीम उसामा की तरफ से लड़ूंगी, ये कैसे? जब हम 2022 में काउंसिल मेंबर थे तो हम एक संगठन से थे, और उसके बाद काउंसिल मेंबर बनने के कुछ महीने बाद कुछ ऐसा हुआ कि उसके बाद हम लोगों ने संगठन को छोड़कर, मेरे फ्रेंड है, स्कूल फ्रेंड, तो फरहान शुएब उनका नाम है, तो उन्होंने मुझको टीम उसामा से मिलवाया, उसामा भैया से मिलवाया, और उन्होंने बोला कि आप इनके अंडर काम करो। और मेरे को भी लगा कि भैया का जो आइडियोलॉजी है उसामा भैया का, और ये जिस हक की लड़ाई की बात करते हैं, ये विश्वविद्यालय में जो बदलाव लाने की बात करते हैं, ये सेम आइडियोलॉजी मेरा सेम है। और इनका बस यही था कि पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस को कम करना, और उसी को हवा हम लोगों ने दिया, हम लोगों ने एज अ टीम काम किया। और आपने जैसा कि पूछा कि क्यों आप संगठन ने आपको अप्रोच किया होगा कि नहीं, तो ये सही बात है कि इंडिपेंडेंट कोई लड़ता है तो सबसे पहले उसके दिमाग में, सामने वाले के दिमाग में ये सवाल आ जाता है कि उसे टिकट नहीं मिला होगा तो वो इंडिपेंडेंट लड़ रहा है। लेकिन मैं यहाँ भी आपके सामने यही बात बोलूँगी कि मुझे मैक्सिमम संगठन ने अप्रोच किया था कैलिबर देख के कि आप हमारे संगठन से आओ। ब्राइबिंग भी की गई थी, बहुत सारे तरीके की ब्राइबिंग की गई थी कि आप हमारे संगठन से आओ, लेकिन हम लोगों को यहाँ पे पॉलिटिक्स नहीं करना है। अप्रोच किया गया, ब्राइबिंग की गई कि हम आपको इतने दे रहे हैं पैसे, आप हमारे संगठन से लड़ो, आपको इलेक्शन का सारा खर्चा हम लोग देंगे। लेकिन हमारा मेन यही था कि हम लोगों को इंडिपेंडेंट काम करना है, क्योंकि हम लोगों को किसी दबाव में आके हम लोगों को काम नहीं करना है, किसी एक संगठन की आवाज़ नहीं बनना, हम लोगों को आवाज़ बनना है पटना विश्वविद्यालय की। तो इसीलिए हम लोग इंडिपेंडेंट चुनाव लड़े, टीम उसामा
कि हम उम्मीदवार बने और हम लोगों ने ऐतिहासिक जीत को भी दर्ज कराया और आगे भी हम लोग इंडिपेंडेंटली काम करेंगे विश्वविद्यालय में। लौट कर आएंगे आपके पास। हमारे साथ टीम ओसामा के जो मेन लीडर हैं, जो सूत्रधार हैं, ओसामा खुर्शीद, वो भी हमारे साथ है। हम उनसे भी बातचीत करेंगे और उनसे ये जानेंगे कि ओसामा ने, उन्हें मैं काफ़ी दिनों से जानता हूँ, वो पटना यूनिवर्सिटी की पॉलिटिक्स में काफ़ी दिनों से सक्रिय रहे हैं और मैं उनसे ये समझने की कोशिश करूँगा कि उन्होंने इस बारी के चुनाव में अपनी टीम क्यों बनाई, उन्होंने क्यों नहीं किसी पार्टी का दामन थामा और उन्होंने ये क्यों तय किया कि वो अपनी टीम उतारेंगे और अपने कैंडिडेट्स उतारेंगे। ओसामा, स्वागत है आपका पीपीएम टाइम्स पे। बहुत बहुत धन्यवाद आपके तमाम जैसा कि मैंने दर्शकों को बताया कि हम आपसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि आपने इस बार ये क्यों तय किया कि इस बार मैं अपना कैंडिडेट दूंगा, इस बार मेरी टीम होगी। देखिए, ये जो टीम ओसामा जैसा कोई स्ट्रक्चर जो है, ये मीडिया के लोगों ने इसको, जैसे हम लोग ने कोई ऐसी टीम नहीं बनाई। कैंपेन्स में भी ये आया था, आ रहा था टीम ओसामा ये पहले मैं बता रहा हूँ, ये स्टोरी शुरू हुई है 2022 के चुनाव से। 22 के चुनाव में आप जैसे कोई मित्र हमारे मीडिया के जो दोस्त हैं, उन्होंने न्यूज़ चला दिया टीम ओसामा के उम्मीदवार, तो इसको लोग कंटिन्यू करने लगे। तो हमारे टीम के साथियों ने ये तय किया कि क्यों ना इसको एक नाम दे दिया जाए। तो ये अलग बात है, लेकिन ये चुनाव जो है ये पहली बार नहीं हुआ। हम लोग ये चुनाव लगातार अनवरत कई बार चुनाव लड़े हैं और बहुत कमो बेस छोटे मार्जिन से हम लोग चुनाव जीत दर्ज किए हैं। ये चुनाव हारे हैं, पिछला चुनाव हम लोग मात्र 250 के वोटों से हम लोग चुनाव हारे थे, लेकिन इस बार जो ऐतिहासिक जीत हुई है 2500 के मार्जिन की जीत, विश्वविद्यालय के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई प्रत्याशी जनरल सेक्रेटरी के पद पर चुनाव लड़ता है और 8600 वोट में 4300 वोट लाता है। हर दूसरा आदमी आपको वोट कर रहा है। ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है, हमारे प्रत्याशी के लिए बहुत गर्व की बात है, हमारे टीम के लिए गर्व की बात है कि हमें विश्वविद्यालय में चाहने वालों की संख्या इतनी है कि हर दूसरा आदमी हमारा चाहने वाला है, हर दूसरा आदमी हमें वोट करने वाला है। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी वाली बात है कि हम लोगों को आगे और जिम्मेदारी भरा काम करना पड़ेगा। विश्वविद्यालय के लिए और भी हितकारी नीतियाँ बनवाने में मदद करना पड़ेगा और विश्वविद्यालय प्रशासन पे हमेशा हम लोग जिस तरीके से छात्र संघ के बाहर रहते हुए भी लड़ाइयाँ लड़ी है, हमारे लोग छात्र संघ में हैं और इससे ज़्यादा मजबूती से लड़ाई लड़ेंगे। सलोनी राज के साथ साथ एक हमारी और भी प्रत्याशी चुनाव जीती, काउंसिल मेंबर अनकंटेस्टेड जीती हैं, मंतशा, वो भी हमारे साथ हैं। तो ये हमारे दो लोग हैं, दोनों लोग बहुत मजबूती से काम करेंगे, दोनों महिलाएँ हैं और हम लोगों ने अब तक पुरुषों को मौका दिया था चुनाव लड़ने का। इस बार हम लोगों ने महिलाओं के साथ, क्योंकि इनका रोल हमेशा रहा है, हमेशा हमें चुनाव में पीछे से मदद करती रही है, इस बार महिलाओं को हमने आगे किया और हमने अपने आप को पीछे करके इन्हें चुनाव लड़ाया है। बहुत अच्छी आपकी सोच। अब आपसे ये भी आप मुझे हमें बताइए कि इस पूरी कैंपेनिंग के दौरान जब हम घूम रहे थे पटना यूनिवर्सिटी, आपसे उस वक्त भी हमारी मुलाकात हुई थी, तो मैं जब घूम रहा था तो आपका इम्पैक्ट दिख रहा था। उसी वक्त सलोनी का एक वीडियो वायरल हुआ था जो पटना वीमेंस कॉलेज का शायद वो वीडियो, मगध महिला का वीडियो था, जिसमें कि वो बोल रही थी अगर गोली तुम्हें मारना है, मैं उस पर सलोनी से भी कुछ पूछूंगा, मेरे मन में भी कुछ जिज्ञासाएं हैं उसको लेकर के। लेकिन मैं आपसे ये बात जानना चाहता हूँ कि वो वीडियो तब तक आ चुका था जिसमें कि सलोनी कहती है अगर गोली मारना है तो मेरे सीने में मारो, मेरे सर में मारो, क्यों ऐसा कर रहे हो तुम लोग। और वीडियो बड़ा वायरल हुआ था, नेशनल मीडिया ने उसे पिक किया था, आप लोग का इम्पैक्ट हो गया था। पार्टियों ने आपको अप्रोच किया होगा, सलोनी ये बता रही थी कि ब्राइबिंग की भी कोशिश की गई थी। आप चूँकि उसके पूरे सूत्रधार आप ही थे टीम ओसामा के, या फिर सलोनी के जो आप बोल सकते हैं कि उस पूरी कैंपेनिंग को लीड आप ही कर रहे थे, तो कैसा रहा? पार्टियों ने आपको अप्रोच किया, नहीं किया, क्या कहा, नहीं कहा? क्योंकि बहुत सी पार्टियों के साथ आपके संबंध रहे हैं, क्योंकि आप स्टूडेंट पॉलिटिक्स में बहुत काफ़ी लंबे समय से रहे हैं। देखिए, पार्टियों ने अप्रोच किया, रिलेशंस तो मल्टी पार्टी रिलेशन हमारे तमाम, क्योंकि एज ए स्टूडेंट लीडर के तौर पे मैं सभी का सम्मान करता हूँ और ये जो चुनाव हुए हैं, ये चुनाव में सभी पार्टियों का कंट्रीब्यूशन रहा। छात्र संघ के उनके जितने भी छात्र संगठन हैं, उन्होंने मजबूती से अपनी भूमिका निभाई। विश्वविद्यालय में आंदोलन हुए 20 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक, तमाम मीडिया के साथियों ने देखा, तमाम पटना पूरे प्रदेश के लोगों ने देखा कि किस तरीके से लाठीचार्ज हुआ, राजभवन में समझौता हुआ छात्रों का और जाके चुनाव हुआ। तो पार्टियों की ओर से जो जहाँ तक सवाल है ऑफरिंग का, तो ऑफरिंग्स हमेशा होते रहते हैं और हम लोग पेशेंस के साथ राजनीति करने वाले लोग हैं, इम्पेशेंट लोग नहीं हैं। मुझे एक दिन में प्रधानमंत्री बनने का कोई जज्बा नहीं है, मैं चाहता भी नहीं हूँ। और हम लोग प्रो पब्लिक प्रो स्टूडेंट सोच विचार के लोग हैं। हमेशा स्टूडेंट के पक्ष में खड़े रहना हमारी आदत है और ये आदत बनी रहेगी। आगे भी हम लोग इसी पर मजबूती से अड़े रहेंगे। सलोनी, लौट कर हम आपके पास आते हैं। अब तो आप चुन ली गई हैं,
अब आप महासचिव बन गई हैं। अब आगे आपकी प्राथमिकताएं क्या होंगी? ये तो मेरा सबसे प्राथमिक सवाल है ही, साथ में उसके पहले भी कि आपने इस पूरी कैंपेनिंग के दौरान जो मुद्दे आपकी प्राथमिकताओं में सबसे ऊपर रहे वो क्या थे, और अब जब आप जीत कर आ गई हैं उसके बाद भी आपको एक अलग तरह का एक्सपीरियंस बना होगा। तो एक तो उस वक्त की प्राथमिकताएं हैं ही, और अब जीतने के बाद एक अलग सी जिम्मेदारी भी हो गई होगी। तो अब क्या प्राथमिकताएं हैं आपकी कि यूनिवर्सिटी में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, यूनिवर्सिटी कैसी होनी चाहिए, आप लोगों का छात्र संघ कैसा होना चाहिए, और क्या ये भी कि इस पूरी चुनाव प्रक्रिया से आप संतुष्ट हैं पूरी तरह से? देखिए, आपने जो सवाल किया है उसका जवाब दो हिस्सों में बटेगा। आपने पहले पूछा कि चुनाव जीतने से पहले कुछ दिन तक आपका जो एजेंडा था वो क्या था, और चुनाव जीतने के बाद अब आपकी प्राथमिकता क्या हो गई है। तो जब चुनाव के समय जब हम लोगों ने कैंपेनिंग किया, जो हम लोगों ने आज तक 2.5 साल के कार्यकाल में हमने देखा कि जो ये करिकुलर एक्टिविटीज़ है और जो रेलवे काउंटर है, सबसे पहला प्राथमिकता ये रेलवे काउंटर जो हमारे विश्वविद्यालय में वो बहुत सालों से बंद है। रेलवे काउंटर आपको नहीं आइडिया होगा, लेकिन यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट को टिकट कंसेशन पे दी जाती थी ताकि वो घर जा सके। तो वो जो कोटा होता था रेलवे की तरफ से, हाँ, वो बंद हो चुका है। 2018 के बाद से वो बंद हो चुका है, तो क्योंकि अब तो स्टूडेंट को दिक्कत होता है, वेटिंग में आ जाती है टिकट जब भी फेस्टिवल होता है। तो इस काउंटर को खुलवाना हम लोगों का मेन एजेंडा है। सेकंड, जो सेंट्रल लाइब्रेरी का जो इशू है, जो 24/7 लाइब्रेरी है, इंफ्रास्ट्रक्चर होने के बावजूद लाइब्रेरी जो है वो 7 बजे के बाद बंद हो जाती है। तो इस लाइब्रेरी को 24/7 खुलवाना हम लोगों की प्राथमिकता रहेगी, क्योंकि स्टूडेंट जो है वो बाहर प्राइवेट लाइब्रेरी हायर करके वो पढ़ाई कर रहे हैं, जिसकी कॉस्टिंग आती है। हाँ, तो फिर वो डिस्पाइट हैविंग अ प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ के स्टूडेंट को बाहर की लाइब्रेरी का सहारा लेना पड़ता है। तो ये हमारा सेकेंड हो जाएगा। थर्ड जो है हॉस्टल जो है, जो एक हत्याकांड के वजह से विश्वविद्यालय में 1.5 साल पहले हॉस्टल बंद हो गया था, तो उस हॉस्टल को खुलवाना हमारा सबसे फॉरमोस्ट हम लोगों का काम रहेगा। ये सवाल हमारा उसामा से भी था, बाद में मैं आपसे भी पूछूंगा, क्योंकि आप लोगों ने इसके लिए एक लंबी लड़ाई लड़ी है। पहले अपनी बात पूरी कंप्लीट कर जी। हॉस्टल खुलवाना जो है वो हमारे एजेंडा में से एक है, क्योंकि अगर किसी कॉलोनी में कोई मर्डर हो जाता है या कुछ हादसा हो जाता है तो आप उस कॉलोनी को सील आप सालों तक नहीं कर सकते हो। आपको ठीक है 1-2 दिन हो गया, 1 हफ्ते हो गया, 1 महीना हो गया, लेकिन सालों से हॉस्टल बंद है और हॉस्टल को खुलवाना हम लोगों की प्राथमिकता है। और ये सब चीज़ इतना आसान भी नहीं होगा, मैं ये बात भी यहाँ पे कहना चाहती हूँ। ऐसा नहीं है कि हम महासचिव बन गए तो हम जाके लेटर लिख देंगे और वो चीज़ हो जाएगा, नहीं होगा। ये हम यहाँ पे भी आपको बात बोलते हैं कि ये जो लड़ाई होती है ना, ये संघर्ष की लड़ाई, ये बहुत मेहनत की लड़ाई होती है। हम लोगों को छात्र संघ का चुनाव कराने के लिए भी आंदोलन करने पड़ गए, तो यहाँ पे हॉस्टल खुलवाने की बात है। तो यही है कि इस चीज़ को जो कैसे इसको लड़ने की योजना है? देखिए, विश्वविद्यालय में हर चीज़ का प्रोविज़न पहले से दिया हुआ है, हर चीज़, चाहे कोई भी चीज़ का प्रोविज़न दिया हुआ है, लेकिन वहाँ पे विश्वविद्यालय प्रशासन इतने असमर्थ है कि वो काम नहीं करना चाहती है, वो काम ही नहीं करती है। सब चीज़ है उनके पास लेकिन वो काम नहीं करना चाहती है। तो हम लोगों को एज अ स्टूडेंट यूनियन लीडर हम लोगों को उन पर दबाव बनाना पड़ेगा कि आप हमारे लिए काम करो। तो हॉस्टल अलॉटमेंट मैंने बोला था, सेकेंड मैंने रेलवे काउंटर बोला, और फर्स्ट जो मैंने सेंट्रल लाइब्रेरी बोला था। तो ये 3 इशू था, ये जो कैंपेनिंग के दौरान जो हम लोगों ने एजेंडा लाया था। और अब आप जो बोल रहे हैं कि जीतने के बाद प्राथमिकता बदल जाती है, जीतने के बाद आपको क्या लगता है कि आप काम करोगे। तो जो वायलेंस हुआ था, जो बीते दिनों आपने जिस वीडियो के बारे में बात किया, जो वायलेंस हुआ, तो वायलेंस के ऊपर सबसे पहला यही है कि मैंने रूट कॉज को सोचा, एनालाइज किया, और मैंने इस मुकाम पे डिसीजन अपना लिया था कि वायलेंस हो क्यों रहा है, पहले जानना चाहिए। तो वायलेंस इसलिए हो रहा है क्योंकि विश्वविद्यालय में करिकुलर एक्टिविटीज़ ही नहीं हो रही है, स्पोर्ट्स इवेंट्स नहीं हो रहे, एक्टिविटीज़ नहीं हो रही है, कुछ तो जो हमारे यूथ है विश्वविद्यालय में, मैं उनमें से किसी को भी ब्लेम नहीं करना चाहती हूँ। जो भी हिंसक घटनाएं हो रही हैं, किसी को ब्लेम, पूरा जो ब्लेम है वो विश्वविद्यालय प्रशासन का है, वो एडमिनिस्ट्रेशन के गलती के वजह से हो रहा है। क्योंकि हम लोग सब युवा है, हम लोगों के अंदर जोश है, उत्साह है, और वो जो एनर्जी है वो गलत जगह पे जा रहा है, जस्ट बिकॉज कि एक प्रॉपर रास्ता नहीं मिल रहा है, एक प्रॉपर पाथ नहीं है जहाँ पे आप अपने एनर्जी को यूटिलाइज कर सकते हो। तो जो वायलेंस कम करने का, ये मेरे इलेक्शन के बाद का ये सब चीज़ है कि वायलेंस को कम करना है। वायलेंस कम कैसे होगा? गर्ल सेफ्टी इंक्रीज करना है, वो कैसे इंक्रीज होगा? सबका यही है कि करिकुलर एक्टिविटी, स्पोर्ट्स सीरीज, इवेंट्स को आप प्रमोट करो, सेमिनार्स ऑर्गेनाइज करवाओ, अवेयरनेस प्रोग्राम्स लाओ यूनिवर्सिटी में, ताकि अल्टीमेटली वायलेंस कम होगा, अल्टीमेटली गर्ल्स का सेफ्टी इंक्रीज होगा और विश्वविद्यालय बेहतर बनेगा। आप सुन रहे थे सलोनी को। सलोनी जो इस बार के पटना विश्वविद्यालय के छात्र संघ चुनाव में महासचिव के पद पर चुनी गई थी। उन्होंने आप अपनी प्राथमिकताएं बताई कि क्या क्या उनकी प्राथमिकताओं में शामिल रहेगा। उन प्राथमिकताओं को गिनाने के क्रम में उन्होंने ये बताया कि पटना विश्वविद्यालय में जो वायलेंस है
उसका जो जिक्र लगातार सामने समयांतराल पर आते रहता है, हम उसके बारे में ओसामा से बात करेंगे, क्योंकि उसी वायलेंस के कारण पिछले कुछ महीनों से पटना विश्वविद्यालय के कुछ हॉस्टल्स बंद हैं, जिसके कारण छात्रों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो हम ओसामा से ये समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उन्होंने हॉस्टल्स की लड़ाई काफ़ी लंबे समय से वो लड़ रहे हैं। सलोनी भी इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि चूंकि अब वो चुन ली गई है महासचिव के पद पर, तो उनकी प्राथमिकताओं में शामिल रहेगा कि छात्रों को जल्दी से जल्दी हॉस्टल की सुविधा मिल सके। हम ओसामा से अब समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर अब क्या रास्ते हैं हॉस्टल्स को वापस लेने के, और कैसे आप लोग इस लड़ाई को अब आगे लड़ेंगे। ओसामा, देखिए, हॉस्टल की लड़ाई हम लोगों ने लड़ी, और जो राजभवन के यहाँ राज्यपाल के समक्ष जो समझौता हुआ था, उस समझौते का हिस्सा है ये कि 20 से 30 नवंबर से का जो आंदोलन था 10 दिन का, उस आंदोलन में छात्र संघ के साथ साथ कई और मुद्दे थे। उस मुद्दे में एक हॉस्टल को खुलवाना भी था। राज्यपाल महोदय ने कहा था कि हॉस्टल बच्चों के रहने की जगह है। आपने इतना बड़ा किसी जमाने में बना होगा तो किसी ने इन्वेस्ट किया होगा पैसा, जब भी जिस नियत से बनी होगी उसमें बच्चे रहेंगे। 1.5 साल 2-2 साल हॉस्टल बंद रहता है, उसका कोई यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है, कोई इफिशियंसी नहीं हो रही उसकी। ज़रूरी नहीं एक हर जगह पे एक यूनिवर्सिटी में एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे कई तरीके के बच्चे होते हैं। कुछ अच्छे हैं, कुछ थोड़ा बहुत जिनका डिस्ट्रैक्शन हो जाता है, तो डिस्ट्रैक्शन के लिए भी यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन जिम्मेदार है। आप जिस प्रणाली से बच्चों को अपने यहाँ एंट्रेंस लेते हैं, वो तो ऊपर से 100, 200, 500 जितने बच्चे आप लेते हैं वो तो टॉप ही होते हैं ना, वो तो अच्छे टॉप प्लेयर के बच्चे होते हैं। आखिर क्या कारण है कि बच्चे यहाँ के डिस्ट्रैक्ट हो जा रहे हैं। और रहा सवाल हॉस्टल अलॉटमेंट का, तो हॉस्टल अलॉटमेंट के लिए एक समझौता का जो लेटर जारी हुआ था, उस लेटर में डेट था कि फरवरी में ये हॉस्टल्स का अलॉटमेंट हो जाना चाहिए। जो भी ये एजेंसियां हैं इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड गवर्नमेंट की एजेंसी, उसको इन्होंने इंस्ट्रक्शन दिया था, लेकिन आज तक ये कंप्लीट नहीं हो पाया। छात्र संघ का चुनाव भले ही हो गया, लेकिन हॉस्टल अलॉटमेंट नहीं हो पाया। और हमारे एंड से जो भी रिप्रेजेंटेटिव जीत कर जा रहे हैं, उनमें मेरी पहली प्राथमिकता है कि पटना विश्वविद्यालय के तमाम हॉस्टलों को खोला जाए। कहीं वायलेंस हो जाएगा तो हॉस्टल बंद नहीं हो जाएगा। एक घटना की वजह से पूरा विश्वविद्यालय हैम्पर नहीं हो सकता है। पूरे विश्वविद्यालय के 19,000 20,000 बच्चे को परेशानी नहीं झेलना पड़े, क्योंकि पटना विश्वविद्यालय में जो बच्चे आते हैं वो काफ़ी ग्रामीण परिवेश के बच्चे होते हैं, गरीब परिवेश के बच्चे होते हैं। हॉस्टल में रहना कोई शौक से हॉस्टल में नहीं रहता है। हॉस्टल हमारी ज़रूरत है, और हमारी ज़रूरतों को आप मार रहे हैं। आप विश्वविद्यालय में हॉस्टल सस्ते दर पे मिलता है, 2,000-3,000 जो भी, एक बहुत कम अमाउंट होता है। और बाहर आप रहते हैं, वही बच्चा जब बाहर रहता है तो साल भर का उसको 40,000 50,000 रुपये उसका एक्सपेंस बढ़ जाता है। हॉस्टल बना है एक्सपेंस को कम करने के लिए, बच्चों की सहूलियत के लिए, और आप उसका नाजायज़ फ़ायदा अपने पावर का उठाते हुए उसको बंद कर दे रहे हैं। आप सोल्यूशन पे बात करिए। अगर कहीं जख्म होगा तो जख्म की दवाई की जाएगी, ना कि पूरा पैर काट दिया जाएगा। विश्वविद्यालय प्रशासन से हमारा हमेशा से मांग रहा है कि आप इसके सॉल्यूशन पे बात करिए। जो स्टेक होल्डर्स हैं यूनिवर्सिटी के, स्टूडेंट्स, एलुमनाइज, टीचर्स, फैकल्टीज, नॉन टीचिंग एम्प्लॉयज़, इनके साथ कोलैबोरेशन के साथ एक बातचीत करिए। आज के जो वाइस चांसलर हैं, उनका बातचीत में 2 वे कम्युनिकेशन में कोई बिलीव नहीं है। आपने देखा होगा हाल के दिनों में कि प्रेसिडेंशियल डिबेट में इतना इंपॉर्टेंट इवेंट होता है छात्र संघ का, उसमें उस यूनिवर्सिटी का, पटना यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर गायब रहता है। ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर कितना गैर जिम्मेदार है कि अपने बच्चों के सामने नहीं आ पा रहा है। ये भी आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि आंदोलन के दौरान जो समझौते हुए बच्चों के बीच एक बार नहीं आए। इवन रजिस्ट्रार आए, प्रॉक्टर आए, और भी कई लोग आए, लेकिन इनके अंदर पता नहीं कौन सा ईगो है कि आप अपने बच्चों के बीच में आना नहीं चाहते हैं, इतना अनसेफ फील करते हैं। ये बेहद बेशर्मी वाला बात है, बेहूदगी वाला बात है। सलोनी, आखिर में आपसे इस बातचीत को समेटते हुए एक सवाल करना चाहता हूँ। पटना यूनिवर्सिटी की पिछले कुछ सालों के दरमियान एक बात को लेकर के सबसे ज़्यादा बदनामी हुई है, यहाँ की वायलेंस को लेकर के। आए दिन खबरों में आते रहता है, पटना यूनिवर्सिटी में बम चला, हॉस्टल के पास इस हॉस्टल के फलाने हॉस्टल से लड़ाई हुई, फलाने हॉस्टल ने फलाने हॉस्टल पर बम चलाया, कुछ छात्र जख्मी हो गए, ये हुआ वो हुआ, आपस में छात्रों ने मारपीट कर ली। ये जो वायलेंस है पिछले कुछ सालों के दरमियान जो बढ़ा है, आप एक स्टूडेंट होने के नाते
और नाउ एज ए स्टूडेंट लीडर होने के नाते आपको क्या लगता है कि इस वायलेंस को, इस बमबाजी को कम करने के कोई तरीके हैं क्या? कुछ आपको लगता है कि आपके जहन में, आपके दिमाग में कोई आइडिया है क्या? कुछ सोचती हैं क्या आप इसके बारे में? मैंने आपको इससे पहले बताया कि जो करिकुलर एक्टिविटीज़ को इग्नोर किया जाता है, जिसके वजह से लोग अपने एनर्जी को गलत जगह पे यूटिलाइज़ करते हैं, ये सबसे बड़ा कारण है वॉयलेंस का। क्योंकि जो अगर सबके होता है ना खाली दिमाग शैतान का, तो यही चीज़ हो रहा है विश्वविद्यालय में। और मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि मेरे कार्यकाल में जितना मेरे से संभव हो सके हम एक बदलाव की पहल लाना चाहेंगे। हम इन सब चीज़ों को पूरे तरीके से ख़त्म तो नहीं कर पाएंगे क्योंकि वक्त बहुत कम है, 1 साल का ही टेन्योर होता है हमारा, लेकिन एक चिंगारी बो के ज़रूर जाएंगे ताकि आगे आने वाले लीडर उनके बेसिस पे काम कर सके। वो चिंगारी रहेगा बदलाव का, वो चिंगारी रहेगा एक शुरुआत का, एक अच्छी पहल का। और जो वॉयलेंस के लिए आप बात बोल रहे, वो एक ही उपाय है करिकुलर एक्टिविटीज़। और दूसरा यही कि अंदर से जागरूकता आना बहुत ज़रूरी है स्टूडेंट्स के अंदर से विश्वविद्यालय के अंदर जागरूकता आना बहुत ज़रूरी है कि अब समय बदल रहा है। अब अगर आप पुराने तरीक़ों से अगर काम करोगे तो बात नहीं बनेगी। हम लोगों को जागरूक होना पड़ेगा, यहाँ के स्टूडेंट को जागरूक होना पड़ेगा, विश्वविद्यालय प्रशासन को जागरूक होना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सलोनी और ओसामा, दोनों आपको पीपीएम टाइम से बात करने के लिए। हम आगे भी आपके कार्यकाल के दौरान आपसे बातचीत करेंगे और आपकी जो रिपोर्ट कार्ड है उसको भी लेने की कोशिश करेंगे कि आपका कार्यकाल कैसा रहा। इस दौरान भी बातचीत होती रहेगी, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। हमारे साथ थे पटना यूनिवर्सिटी यानी कि पटना विश्वविद्यालय के छात्र संघ चुनाव में महासचिव के पद पर चुनी गई सलोनी राज और उनके साथी टीम ओसामा के मेन लीडर ओसामा खुर्शीद, जिनसे हम बातचीत कर रहे थे उनकी उस पूरी चुनाव कैंपेन की, उस पूरी प्रक्रिया पर, साथ ही साथ अब जो उनकी प्राथमिकताएं हैं उन सभी मसलों पर। और अब आगे टीम ओसामा और सलोनी राज पटना यूनिवर्सिटी में महासचिव होने के नाते क्या कुछ करेंगे और क्या कुछ बदलाव की उनसे उम्मीद की जा सकती है, इन सारे मसलों पर हमने बात की। हम इस वक्त इस बातचीत को पटना के पटना कॉलोनी में कैफ़े हाइड आउट पे रिकॉर्ड कर रहे हैं। आप इस कैफ़े में आकर, एक सुंदर सा कैफ़े है, यहाँ पे आनंद ले सकते हैं। फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाज़त। मैं था नीरज प्रियदर्शी और कैमरे पर मेरे साथ थे मोनू कुमार। शुक्रिया।